स्वागत है आप लोगों का एकेडमी फॉर यू देव सर में। आप लोग यहाँ पर जो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th का ये जरूरी नहीं कि क्लास 10th पैरा मेडिकल वाला पॉलिटेक्निक वाला ये सबको काम आएगा ही आएगा। मतलब कि आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा 10th लेवल के एकदम डिटेल में, तो और भी बेस्ट लेवल से क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा नहीं परीक्षा में। और 10th के लिए आप लोग जो है साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठे और साथ साथ लिखें। ये एक रफ कॉपी बनाइए और रफ में लिखिएगा। और फेयर करने के लिए हम पीडीएफ डाल देंगे। तो हमारे व्हाट्सअप चैनल जो है या व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप लोग अपना मैसेज कर करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ से आप लोग लिखिएगा क्लास 10th वाला, ताकि डिटेल में रहे और याद करने में भी बने। अभी जो हम पढ़ाएंगे तो एकदम समझने के लिए दिमाग में देंगे, और कॉपी के लिए अलग से अपना पीडीएफ उतार लीजिए या निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास। आज केमिस्ट्री जिसको लोग मानते हैं सबसे भारी, हम कहते हैं सबसे आसान कोई विषय है तो वो है केमिस्ट्री। अब कहेंगे खाली कहने से तो होगा नहीं, तो हम लोग करके भी दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं केमिस्ट्री का पहला क्लास शुरू। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे। बेसिक नॉलेज ही नहीं रहने के कारण ना केमिस्ट्री भारी हो जाता है। तो चलिए हम बेसिक नॉलेज में क्या देखेंगे। तो बेसिक नॉलेज में सबसे पहले आपको तत्वों का नाम, उसका संकेत और उसका संयोजकता यानी वैलेंसी याद होना चाहिए। यही चीज याद नहीं रहेगा और पूरा केमिस्ट्री बर्बाद जाएगा। ना तो समझ में आएगा, नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं याद होगा, ना याद रहेगा, ना क्वेश्चन बनेगा। परिभाषा याद हो फिर भी पूरा नंबर मिलेगा नहीं। इस तरह की झंझट बना हुआ रहता है। तो हम लोग पहले तो हम शुरू करेंगे जहां से बेसिक हो। तो सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करते हैं। तो बेसिक्स क्या है कि हम लोग तत्वों का नाम याद कर ले। अब हम यहाँ पर दे दिए हैं और पीडीएफ भी नहीं होगा तो डाल देंगे, आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा याद नहीं करना है। अभी तक में तत्वों की संख्या 118 खोज हो चुका है, लेकिन पूरा याद करने की जरूरत है। लगभग 30 को याद कर लेंगे, बहुत है, बहुत हो जाएगा। 30 को से हमारा पूरा 10th 12th पास हो जाएंगे, ठीक है। 30 और 35 याद करना है। जैसे में देख लीजिए चल रहा है, हाइड्रोजन का H है वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का O है वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का N है वैलेंसी 3-5 है। इसी तरह कार्बन का C है वैलेंसी 4 है, सिलिका का SI है वैलेंसी 4। इस तरह से आप लोग याद करते हुए बोलना हो जाएगा ना। हाइड्रोजन का H वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का O वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का N वैलेंसी 3 या 5, कार्बन का C वैलेंसी 4। इस तरह से बोलना भी सीखे। वैलेंसी या संयोजकता, हिंदी में संयोजकता, इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना होगा। कहेंगे अब इसका याद, इसके बिना मान लीजिए ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। जिसको ये चैप्टर कमजोर, पूरा केमिस्ट्री में कुछ समझ आने वाला नहीं है, तो सबसे मेन फोकस इसी चैप्टर पर करना है। तो और क्या, सबसे ज्यादा करके यही बस 30-35 को याद करना है। और कुछ है नहीं, कुछ मूलक का नाम है वो भी हम पीडीएफ में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, अपना चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसी में जोड़ देंगे जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण, मूल माने जो पहले से था उसके गुण से बिल्कुल भिन्न हो, अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे में देख लें तो हम लोग जैसे लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी छोटा सा देते हैं, जो कि ये सब है नहीं, हम आगे चल करके पूरा इसको डिटेल करेंगे। और पानी और चीनी ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अकेले हो या अन्य पदार्थ से संयोग यानी जोड़ दिए, जोड़ के एक नया पदार्थ का निर्माण करिए। बोलिए पानी चीनी मिलाएंगे क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा शरबत। न तो अभी ये पानी रहा और न ही चीनी रहा, ये एक नया पदार्थ बना है शरबत। अब किसका मूल पदार्थ क्या था? पानी। क्या पानी जैसा गुण होगा? नहीं होगा। क्या चीनी जैसा गुण होगा? ऐसा भी नहीं होगा। दोनों का मिलावट एक नया चीज बन गया, शरबत का गुण आ गया। क्या कहने का मतलब हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके यानी जोड़ करके नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसका गुण मूल पदार्थ जो पहले से था इसके गुण से भिन्न यानी अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसी को रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? कुछ नहीं, केमिस्ट्री बहुत आसान सा है। तो मेन चीज हो गया। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो है, अगर आप समझ गए हैं तो एक हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कल एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल चलिए आगे, पूरा केमिस्ट्री तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होगा, सबसे मेन चीज केमिस्ट्री में यही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया के ना 2 भाग होते हैं। भाग, प्रकार नहीं बोल रहे हैं, भाग बोल रहे हैं, 2 भाग,
ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक का नाम होता है अभिकारक या करके लिख लेंगे अभिकर्मक, और दूसरा भाग होता है प्रतिफल या उत्पादित, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या अभिकर्मक, और दूसरा होता है प्रतिफल या उत्पादित पदार्थ। तो ये दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये होता क्या है अभिकारक? तो अभिक्रिया में जो चीज भाग लिया, जैसे अभी हम बनाए थे, पानी लिए थे और चीनी लिए थे, तो जो भाग लिया ना उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। तो सीधा अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो अभिकारक या अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिफल किसको कहते हैं? तो अभिक्रिया के फल स्वरूप, जैसे बना क्या था? शरबत। तो ये शरबत क्या है? तो प्रतिफल है, फल बना, पानी चीनी को मिला, एक नया चीज उत्पादित हुआ मतलब नया चीज बना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, यानी फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण हुआ, फलस्वरूप। अब देखिए परिभाषा सुनिए, क्या कहेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल या उत्पादित पदार्थ कहते हैं। वैसे पीडीएफ में आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, खाली यहाँ समझना है। समझ गए? भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक, फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे मेन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर देते हैं तो KClO3। अभी कहेंगे कि ये समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में अभिक्रिया के बाद हम समीकरण ही लिखना सिखाएंगे, तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम गर्म कर दे, गर्म यानी हीट कर दे, हीट मतलब गर्म, या हिंदी में लिख लेंगे गर्म करने पर क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बन जाता है, यही बन जाता है। अब इसका संतुलित करना जरूरी होता है, तभी हम संतुलित डायरेक्ट कर देते हैं, आगे चल के हम संतुलित करना। संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर करना। जिसे यहाँ पर देखते हैं कि 3 को है ऑक्सीजन, यहाँ कितना है? 2 को। पहले विषम को सम बना लेते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 2 से गुना कर दिए, पूरा में गुना होगा, ठीक है। तो 6 हो गया, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, 6 हो गया। लेकिन यहाँ KCl 2 हो गया, नहीं हो गया, पूरा में गुना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, इस तरह से। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, हिंदी में भी लिख के मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। समझ में आ रहे हैं? इस तरह से। अब बताइए तो ई कौन चीज है? अभिकारक है या प्रतिफल है? तो अभिक्रिया में भाग लिया था तो ये अभिकारक है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ दिशा से बता देंगे अब। और ये जो नया पदार्थ बना है गर्म करने पर, इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल या उत्पादित पदार्थ कहेंगे, ठीक है। यानी बायां साइड वाला अभिकारक है, दायां साइड वाला प्रतिफल हो गया। समझ में आ गया? हमेशा इसी तरह से लिखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ और उत्पादित पदार्थ क्या होता है। जैसे हम अब कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे देते हैं, क्लोरिक अम्ल दे देते हैं। ये क्या बनाएगा? तो ये देखिए ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस जल बना लेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका बन गया सब कुछ। यहाँ पर 2 से सिर्फ गुना कर देंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, खत्म कहानी, सब कुछ पूरा हुआ है, ठीक है। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो बना क्या? कैल्शियम क्लोराइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो ये कहलाएगा हमारा अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लिया था। ये कहलाएगा हमारा प्रतिफल या उत्पादित। आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10th वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहेगा? तो अभिक्रिया में भाग ले, एक अभिक्रिया दे देगा, कहेगा इनका कौन चीज अभिकारक क्या है या प्रतिफल क्या है, ठीक है। इस तरह से दे देगा। या किसी एक भागे को लिख के पूछेगा अभिकारक है प्रतिफल है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा? चलिए बिल्कुल समझ गए। देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि पूछने का हिम्मत होना चाहिए ना। बहुत आदमी को तो पूरे तरह से समझ थोड़ा नहीं आने लगे ना, उसको पढ़ाई से धीरे धीरे मन टूट जाता है, तो कभी विनर नहीं बनिएगा, कभी नहीं जीत पाएंगे ना। जीतता कौन है? विनर वही होता है जो हारने के 100 बार हारे, 1000 बार हारे,
हारने के बाद फिर पुनः प्रयास करता है, वही आदमी विनर बनता है। इसलिए कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, और हमेशा एक बार में समझ नहीं, 2 बार देखे, 3 बार देखे, बार बार मेहनत करते रहो, प्रयास कभी छोड़ना नहीं है, तब जाकर के हम सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए, ये हमारा खत्म हो गया अभिकारक और प्रतिफल। अब हम देखते हैं कि अभी रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं होते हैं, तो आज हम विशेषता पूरा खत्म कर देते हैं। उसके बाद चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम वैसे PDF इसका मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो चलिए विशेषताएं में देखते हैं क्या है विशेषता। किसका विशेषता? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला विशेषता होता है गैसों का बनना। गैसों का बनना, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर चांस रहता है पूछने का, ठीक है। गैसों का बनना से कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें गैसों का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से बोलने की एक तरीका हो जाएगा, तो ये इसकी विशेषता है। जैसे में हम देखते हैं, आज क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसका, और सबसे मेन चीज हम कहें कि एग्जाम्पल ही सबका होगा। तो एग्जाम्पल सबसे मेन चीज को रखेंगे, ठीक है। जैसे में हम Zn ले लेते हैं प्लस H2SO4 ले लेते हैं। ये बहुत आदमी सीख नहीं पाता है, कुछ नहीं है। देखिए अभी तनी दिक्कत तो होगा, समीकरण जब हम सिखा देंगे लिखना है, उसके बाद देखिएगा ये सबको गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। चलिए ZnH2SO4 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब मिलाएंगे, इसका शुरू वाला इसके लास्ट वाला से अभिक्रिया करेगा। अभी के लिए सीख लीजिए, अभी वो सीख जाइएगा, कोई भारी चीज नहीं है। इसका शुरू वाला एक लास्ट वाला क्या है? SO4, तो ZnSO4 बनाएगा, यानी एक कहते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट और प्लस अकेले रह जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? हमारा गैस है, तो गैस बन गया। अभिक्रिया में हम क्या किए, जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट को मिलाए थे, और इसको जब मिलाए तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल गया। और गैस जो निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा हवा में। इसी तरह से तो ये गैस बन गया। तो कहा ना कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें गैस बनता है, तो ये इसकी विशेषता हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, एग्जाम में जो पूछता है नहीं, इसको पूछेगा नहीं, कहेगा गैसों का बनना का साइन क्या होता है। साइन यानी चिन्ह क्या है, तो चिन्ह याद रखेंगे। जब भी गैस बनता है ना, उसमें ऊपर की ओर तीर चिन्ह लगाया जाता है, बस यही मेन होगा। जहां भी तीर चिन्ह ऊपर लगा है, समझ लीजिए उसमें गैस का निर्माण हुआ है, यानी गैस मुक्त हो रहा है। क्या मुक्त हो रहा है? गैस। तो गैस मुक्त होता है तो कौन चीज का देते हैं? तीर चिन्ह ऊपर। ध्यान में रखेंगे, ध्यान, तीर चिन्ह ऊपर देते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन और करवा दें कि, चलिए एक और करवा देते हैं। Zn के साथ ले लेते हैं HCl, क्या बन जाएगा? इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला ZnCl, यानी जिंक के साथ ले लिए क्लोरिक अम्ल, तो ZnCl जिंक क्लोराइड बन गया। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ 2 से हो जाएगा गुना। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, तो कौन सा साइन देंगे? तो तीर चिन्ह ऊपर। तो तीर चिन्ह ऊपर लगा रहेगा, समझ लेंगे कि उसमें क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। नहीं तो अभिक्रिया में पता नहीं चलेगा क्या चीज है, तो इसका निर्माण जानेंगे। दूसरा होता है अवक्षेप बनना। अवक्षेप का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है ये अवक्षेप। तो दूध में छाली पड़ते देखे हैं, समझ लीजिए इसी छाली को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया में भी बहुत सारी चीज में हो जाता है कि अवक्षेप बन जाता है। तो कहेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, समझिए ना। तो चलिए जैसे हम लेते हैं NaCl, क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अभी नामों याद करते हैं, इसी को नमक कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र पूछेगा NaCl, ठीक है। AgNO3, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। Ag सिल्वर नाइट्रेट, वो पन्ना तो याद कीजिएगा ना, जो शुरू में बोले हैं सब बोल लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला, शुरू वाला है Na यानी सोडियम और नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मिल जाएगा AgCl। AgCl का मतलब क्या होता है? तो ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये ऊपर अवक्षेप बन जाएगा। अल्तार में देखते हैं ऊपर ऊपर छल 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 जो करते रहता है, वही है अवक्षेप। कौन चीज का? AgCl का। तो ये जो बन गया अवक्षेप बन गया, तो ये हमारा अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप। ध्यान रखेंगे खाली इसको, कुछ है ये सब बहुत आसान चीज है, ने है।
तो अवक्षेप बना। अब अवक्षेप को भी दर्शाने के लिए इसका भी साइन पूछता है, तो अवक्षेप का साइन होता है तीर चिन्ह नीचे, बस ये दोनों में अंतर नहीं हो गया। गैस बनेगा तीर चिन्ह ऊपर, अवक्षेप बनेगा तीर चिन्ह नीचे दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग इसको हटाते हैं, करते हैं खत्म। हम लोग चलते हैं तीसरा पर। चलिए अगला है रंग परिवर्तन। कौन सी? रंग परिवर्तन। अब क्या कहेंगे, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें रंग में क्या होता है, जिसके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके रंग में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। इस तरह से याद रख लीजिए खाली। अब जैसे में कोन, जैसे में कोन, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट लीजिए, पोटासियम डाइक्रोमेट का सूत्र लिख देते K2Cr2O7 होता है। ठीक है, यह है पोटासियम, यह है डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Cr2O7। वैसे हम पन्ना में दे देंगे, वो PDF से याद कर लीजिएगा। ठीक है, K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट का रंग होता है नारंगी। कैसा होता है? नारंगी होता है। जब इस पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, इसका रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? हरा। तो रंग परिवर्तन हो गया ना। क्या था? पोटासियम डाइक्रोमेट कैसन था? नारंगी देखने में था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिए तो हो गया हरा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट है, इसका रंग होता है बैगनी। कैसा रंग का होता है? तो बैगनी रंग होता है। तो ये सबको तरह तरह याद रखना होगा। पोटासियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। और जब इस पर नींबू का रस निचोड़ देते हैं, किसका रस? नींबू रस। नींबू जो खाने वाला होता है शरबत उरबत में, उसको निचोड़ देते हैं इस पर, तो ये रंग गायब हो जाता है। रंग क्या हो जाता है? गायब। धीरे 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 करके रंग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। अगला है ताप में परिवर्तन। चौथा क्या है? ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर। अब ताप में परिवर्तन क्या होता है? तो गर्म से हो जाता है कभी कभी ठंडा, कभी कभी ठंडा से हो जाता है गर्म। यानी हम काम करेंगे ठंडा वाला, हो जाएगा गर्म, तो इसको कहेंगे ताप में परिवर्तन। तो ध्यान से देखिए ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन को हम एक ही बार में दोनों पढ़ा देते हैं, दो हो रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को समझेंगे। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन यानी मुक्त करता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आग जलाए तो घूरा जलाते हैं। अब घूरा में से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, ताप लेते हैं शरीर में, तो इसको हम लोग कहेंगे उत्सर्जन करना यानी बाहर निकालना, इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें से ऊष्मा सोख ले उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों में अंदर समझ गए। इसलिए ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा का क्या करता है? उत्सर्जन। ये ऊष्मा का शोषण कर लेता है, शोषण अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्मा का उत्सर्जन। वैसे PDF में सब कुछ परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा, वो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको भी नहीं है जुड़े हुए चैनल से तो कोई बात नहीं, इस WhatsApp नंबर जो नीचे चल रहा है, इस WhatsApp नंबर पर आप लोग क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा और PDF लिख करके हो गया, हम यहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे मेन इसका होगा, किसका? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं एक CaO, किसका? सूखा चूना का सूत्र है। किसका सूत्र है? सूखा चूना। चूना जो होता है, चूना घर रंगते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस पर जल डालेंगे। बोलिए, जल डालेंगे तो क्या निकलना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। जल डालेंगे, H2O होता है सूत्र, सॉरी गलती लिखा गया है। चलिए, तो ये होता क्या है? ये बन जाता है भखरा चूना, या कहते हैं भखरा चूना को गीला चूना भी कहते हैं। ठीक है, गीला चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। ठीक है, अब कहेंगे कोई बात नहीं, चूना था जल डाल दिए, गीला चूना तो बनेगा नहीं। समझे, सूखा चूना था तो जल डालेंगे, गीला चूना। लेकिन अब हुआ क्या? जब ऐसा डालिएगा ना, इसमें से गर्मी निकलेगा, वाष्प बन के
कभी चूना उना घर रंगने के लिए अगर प्रयोग किए होंगे तो देखे होंगे कि चूना है सूखा हुआ और उसमें जब पानी डालेंगे ना तो उष्मा खूब निकलेगा, इसलिए लोग गर्म पानी करके डालता है, कम उष्मा निकलता है। ठंडा पानी डालेंगे तो और ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो उष्मा का क्या होता है उत्सर्जन, तो प्लस उष्मा इधर देंगे, ठीक है, यानी दायां साइड क्या देंगे प्लस उष्मा, इधर प्लस उष्मा देने से क्या हो गया उष्मा भी निकलेगा, मतलब ये भखरा चूना या गीला चूना तो बनेगा ही, साथ साथ क्या निकलेगा उष्मा निकलेगा, ठीक है, यानी गर्मी निकलेगा, ताप निकलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं अगला देखते हैं उष्मा शोषी का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक देखिए ध्यान से, उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं, एक परख नली समझते हैं ना, बर्तन होता है ना, लीजिए एक परख नली ले लिए कोई भी, दत्ती टाइप बना लेते हैं, हो गया, ये परख नली है। इसमें क्या करेंगे हम लोग अमोनियम क्लोराइड दे देते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, ठीक है। हाँ ये अगर हो सकता है पीडीएफ में नहीं लिखा गया हो, भूल जाते हैं लिखने वक्त, एसपी में तो नहीं हिंदी ये लिखा गया हो तो नहीं है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NH4Cl, और इसमें मिला देते हैं हम लोग कौन चीज़ का विलयन, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसका सूत्र भी याद रखेंगे BaOH का होल 2, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब विलयन को मिला देते हैं तो इसका उष्मा धीरे धीरे घटने लगता है और ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे खूब ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो इसका उष्मा क्या होता है धीरे धीरे घट जाता है। तो ये क्या किए, उष्मा था ये खींच लिया, शोषण कर लिया, तो उष्मा शोषी। ये क्या किए, इसमें पानी दिए, उष्मा निकाल दिया, उत्सर्जन कर दिया, फेंक दिया, उष्मा का क्षेपण, तो उष्मा क्षेपी, और ये उष्मा का शोषण, उष्मा शोषी। इस तरह से बताइए कोई दिक्कत है ही दोनों में, मेन चीज है दोनों में, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में। तो उष्मा निकल गया बाहर, उष्मा क्षेपी, उष्मा को अंदर ले लिया, उष्मा शोषी हो गया, ठीक है। हाँ अगर ध्यान से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री बहुत आसान विषय है और बहुत मजेदार भी विषय है ना। तो चलिए बहुत अच्छा बात है, इसको अगर सीख गए हैं तो अब हम लोग अवस्था में परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। कौन चीज, अवस्था में परिवर्तन, लगभग हो ये जाएगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं, ये वो और है लास्ट है ही परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन को देखें तो क्या कहेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, सही सब में बोलना है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं इसका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था समझते हैं ना, अवस्था में मूल रूप से 3 अवस्था नौवां में पढ़ाया गया था आप लोगों को, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो आपको 5 नौवां में पढ़ाया गया था ना। चौथा था प्लाज्मा अवस्था, 5वां था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं था, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा अवस्था को लाया गया था कौन सी प्लाज्मा अवस्था, और 5वां में आया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था ना। लेकिन मूल रूप से कितने हैं, 3 है, ठोस, द्रव और गैस। तो अवस्था में परिवर्तन, एक विशेषता अभिक्रिया की ये भी है कि उसके अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अवस्था में परिवर्तन कभी देखे हैं तो देखिए, अभी दिखाते हैं आप लोगों को मोमबत्ती। कौन सी, मोमबत्ती जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो जो जलता हुआ भाग होता है वो गैस होता है, जलता क्या है, हमेशा गैस जलता है। देखिएगा उसमें कुछ होता है ठोस, द्रव में कुछ नहीं होता है, गैस जलते रहता है, ठीक है। गैस था, ठोस बन गया गैस, पिघला ऊपर से नीचे आया फिर बन गया ठोस। ये क्या हो रहा है, खाली अवस्था में देख लीजिए, जैसा मोम ऊपर था पहले से था ऐसे खड़ा रहता है मोम खड़ा है, यहाँ पर बत्ती में आग लगाए, गैस में आग धर लिया, गैस खत्म, गैस को आग लगल है, ठीक है, ये ना कि मोम का लगल है, गैस जल रहा है। और फिर ये जो नीचे आ रहा है फिर से देखिएगा मोम का मोम ही रह गया, मतलब खाली परिवर्तन हुआ, साथ साथ क्या निकाल दिया, उष्मा निकाल दिया, प्रकाश निकाल दिया। अभिक्रिया तो बहुत सारे हो गया लेकिन अवस्था में खाली परिवर्तन करने से, इसलिए इसको कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन अभिक्रिया, ठीक है। मोमबत्ती को याद रखेंगे, कपूर हो गया, यो कर्पूर भी होता है। चलिए इस तरह से अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये तो था विशेषता, अब प्रकार पढ़ेंगे जिसमें संयोजन, वियोजन, विघटन, अपघटन, बहुत सारे अभिक्रिया आएगा। तो उससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन
और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी लगभग 3 नंबर तो फिक्स है एग्जाम के लिए, और वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी ना। तो अच्छा से आप लोग इसको तैयारी करके, और वो जो पन्ना जो शुरू में बताया गया था उस पन्ना को तो हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं 30-35 को 1 से 1.5 घंटा बैठ जाइएगा। वैसे देखिए पढ़ाई पर समय तो देना ही होगा, तभी जाके पढ़ाई अच्छा बन पाएगा, मजबूत हो पाएंगे हम लोग ना। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा से ज़्यादा पढ़ने ये नहीं कर रहे 14 घंटा बैठिए 15 घंटा बैठिए, कुछ नहीं करना है। 4 घंटा से 5 घंटा आप बैठिए, लेकिन लगातार बैठिए, प्रत्येक दिन बैठिए। कहते हैं सुबह पढ़ो या रात को, क्या कहें, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। तो खुद के लिए पढ़ना है, न कि किसी और के लिए। तो बस इसमें ठगने की बात नहीं है। 5 घंटा तो कम से कम दीजिए पढ़ाई के पीछे, तब तो कुछ हो पाएगा ना। तो धीरे धीरे करके, और वैसे ये नहीं करें कि एक दिन में 5 घंटा देना शुरू कर दी, 2 से 3 घंटा दीजिए। 2-3 घंटा नॉर्मल है, 2-3 घंटा 10 दिन तक दीजिए ना। अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। 3 घंटा से 4 घंटा होगा, 4 घंटा से 5 घंटा होगा। पढ़ने में इतना मजा आने लगेगा कि आप खुद कहिएगा कि 5 घंटा से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए, जय हिंद। अब मिलते हैं अगला वीडियो में हम लोग प्रकार के साथ।